हूं साहिल जोशी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पूरे महाराष्ट्र में 66,000 तक केसेस निकल कर आ रहे हैं। पूरा देश कोविड की दूसरी लहर के चपेट में आ गया है। लेकिन मुंबई, जो पहले से ही कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा था, क्या मुंबई शहर अब इससे उभरने के लिए तैयार है? क्या मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं? मुंबई का कल का रिपोर्ट कहता है कि मुंबई में 4040 केस निकले हैं, जो अगर 4 अप्रैल की हम बात करें तो उसके मुकाबले 6000 से कम है। लेकिन क्या मुंबई की स्थिति सुधर रही है? सबसे पहले तो हम इस बात का जायजा लेते हैं। दिल्ली, गुजरात और यूपी से पिछले कुछ दिनों से रुला देने वाली दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। आम आदमी को जिन हालातों से गुजरना पड़ रहा है, उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। बड़े बुजुर्गों को याद नहीं आ रहा कि अपने जीवन काल में क्या उन्होंने कभी इतना बुरा वक्त देखा है। ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए रोते मरीजों के रिश्तेदार, ऑटो में बैठाकर अपने मरीज की सांसें जिंदा रखने की कोशिश करते घर वाले, सोशल मीडिया पर आम आदमी छोड़िए अपनों को बेड दिलाने की गुहार लगाते नामदार और रसूखदार लोग। कोरोना की दूसरी लहर से छा गए इस दुख दर्द के अंधेरे के बीच मुंबई आशा की किरण दिखा रही है। मुंबई में कोरोना के केस घट रहे हैं। 4 अप्रैल को मुंबई में 11,163 पॉजिटिव केस आए थे। 7 अप्रैल को 10,428 केस आए। 9 अप्रैल को 9200 केस आए। 11 अप्रैल को 9,000 केस हुए। इसके बाद 15 अप्रैल को मुंबई में 8217 नए केस आए। 16 अप्रैल को 8,839, 18 अप्रैल को 8400, 19 अप्रैल को 7,381, 20 अप्रैल को 7,214, 23 अप्रैल को 7,221, 24 अप्रैल को 5,888, 25 अप्रैल को 5,542 और 26 अप्रैल को यानी कि आज 3,876 केस आए हैं। इन आंकड़ों ने अधिकारियों का मनोबल बढ़ा दिया है। जमीन पर भी स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। ये मुंबई का नायर अस्पताल है। यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। भीड़ भाड़ है, लेकिन दूसरे शहरों से व्यवस्था बेहतर लग रही है। प्रशासन इसका कारण जंबो कोविड सेंटरों को मानता है, जिनकी संख्या मुंबई में 6 है। कि जब कोरोना पैंडेमिक चालू हो गया, तभी हमने डिफरेंट प्रयोग ये सुविधा के लिए किए, और उसमें से बहुत बड़ा जो प्रयोग था वो जंबो हॉस्पिटल्स क्रिएट करने का और जंबो सेंटर्स क्रिएट करने का किया था। कोरोना की पहली लहर के दौरान मुंबई के साइन अस्पताल से मरीजों की लाशों की बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी, जो देश भर में वायरल हुई। लेकिन दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा केस आने के बाद भी सायन के अंदर पहले जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सायन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यहाँ बेड की कमी नहीं है। एंड ऑफ मार्च में आने की वैसा हुआ, उस हिसाब से हमने प्लान करके किया था। आज की स्थिति में आज हमारे पास ऑलमोस्ट सब बेड फुल है, 355 फुल है, एंड हम उनको मैनेज कर रहे हैं। मुंबई में अगर बेड की स्थिति को लेकर बात करें तो मुंबई में कुल बेड 29,920 हैं, जिनमें से कि 22,211 ऑक्यूपाइड है और उपलब्ध बेड है 7,709। इनमें 11,181 ऑक्सीजन बेड हैं, जिनमें 10,182 ऑक्यूपाइड है और 999 उपलब्ध है। आईसीयू बेड की बात करें तो 2,836 आईसीयू बेड है। इनमें 2,794 ऑक्यूपाइड है और 42 उपलब्ध है। वेंटिलेटर बेड की संख्या 1,455 है, जिनमें से कि 1,439 घिरे हुए हैं और 16 इस वक्त मरीजों के लिए उपलब्ध है। मुंबई में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बीएमसी ने कुछ बड़े अस्पतालों में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। बीएमसी कह रही है कि जल्द ही मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 2-3 कोविड केयर सेंटर और तैयार किए जाएंगे, जिससे मरीजों की परेशानियां कम होंगी और नए वेंटिलेटर भी मंगवाए जा रहे हैं। पिछले साल जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने धारावी जैसे स्लम इलाके में भी कोरोना पर काबू पाया था, उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने जुलाई में तारीफ की थी। मुंबई में केस की घट रही रफ्तार बीएमसी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वो मुंबई के बड़े बड़े अस्पताल्स हो, वहाँ की प्राइवेट अस्पताल्स हो, वहाँ के बेड्स पहले से ही ऑक्यूपाइड करके रखे हुए थे और कोविड की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते सारी सुविधाएं पहले से ही बनाई रखी हुई थी। सौरभ वक्तानिया के साथ अनुज आधारकस, मुंबई आज तक। तो बीएमसी अब दावा करने में लगी है कि मुंबई के केसेस घटते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुंबई का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है। जो 25% तक था वो 12% तक आ गया है। इसीलिए मुंबई की स्थिति सुधरती जा रही है। लेकिन एक समस्या अभी भी मुंबई में दिख रही है, एक आईसीयू बेड्स और दूसरी वैक्सीनेशन सेंटर्स की। मुंबई के बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स, फिर वो 63 वैक्सीनेशन सेंटर्स मुंबई महानगर पालिका और सरकार के हो या फिर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स, कई बार लोग वहां पर भीड़ लगा देते हैं और पता चलता है कि वैक्सीन का सप्लाई खत्म हो गया है।
पहले लोगों ने जो पहला डोज लिया था उनको दूसरा डोज मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर में गए थे और वहां पर लोगों का गुस्सा इस तरीके से दिखाई दिया। मुंबई वासियों को सबसे ज्यादा डर आजकल है इस बात का कि उन्हें वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही कारण है कि अलग अलग सेंटर्स में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। इस वक्त हम नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लंबी कतार देखिए। ये तमाम मुंबई वासी वो हैं जो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। आज बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि 75 ऐसे सेंटर्स रहेंगे जहां पर वैक्सीन दी जाएगी। नेस्को सेंटर का क्या हाल है? नेस्को के लिए कहा गया है कोविशील्ड जब तक स्टॉक रहेगा और कोवैक्सीन सिर्फ सेकेंड डोज। अब कई सेंटर्स का हमने दौरा किया है, वहां पर हमने देखा कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो सेंटर ऑपरेशनल भी है या नहीं है। धूप में गर्मी में उनको आना पड़ा। कई लोगों ने शिकायतें करी कि उन्हें बताया ही नहीं गया था, उन्हें मैसेजेस ही नहीं आए। हेल्पलाइन पे जब वो कॉल करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है। और इस सेंटर में, नेस्को सेंटर में इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में वैक्सीन को लेकर कितनी बेचैनी है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है वो कई बार आ चुके हैं और वैक्सीन जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त इस लंबी चौड़ी लाइन को देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसका यहाँ पर बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। ये थोड़ा खतरनाक और घातक जरूर साबित हो सकता है। हालांकि नेस्को ने अपनी तरफ से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी जरूर बनाई है। 80 इयर्स प्लस व्हील चेयर, 60 इयर्स प्लस सीनियर सिटीजन सेकेंड डोज, 45 to 60 इयर्स सेकेंड डोज, नॉन रजिस्टर्ड। लेकिन हर जगह लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। हमारे साथ है मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल। चहल सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक के साथ बात कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहला सवाल सर यही है, हमने देखा कि आंकड़े अगर देखें तो साहिल नमस्कार। यस सर। साहिल नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है आज बंबई का जो आज कोविड का सिचुएशन है, वैक्सीनेशन सिचुएशन, इसके बारे में बताने के लिए। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आंकड़े आपने कुछ बताए थे, 4 अप्रैल से हम देख रहे हैं आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 4 अप्रैल को 11,000 के करीब केसेस मुंबई में थी। आज की तारीख में वो 4,000 तक नीचे आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ टेस्ट भी हमारी कम होती जा रही है। 50,000 टेस्ट हम कर रहे थे 4 अप्रैल को, आज की तारीख पे वही टेस्ट की संख्या 30,000 तक आकर रुक गई है। तो क्या सचमुच में हम कह सकते हैं कि केसेस कम हो रहे हैं या फिर अभी भी वक्त लगेगा और चीजें संभलने में समय लग सकता है? क्या कहेंगे आप सर? हाँ साहिल, देखिए जो पिछले साल जब मार्च में पेंडेमिक शुरू हुआ, पिछले मार्च से लेके इस 10 फरवरी तक बंबई का जो मैक्सिमम रिकॉर्ड था टेस्टिंग का वो 24,500 था। हमने कभी भी 24,500 से ज्यादा टेस्टिंग नहीं किया। परंतु 10 फरवरी को जब सेकेंड वेव शुरू हुआ, जो आज 78 दिन पुरानी हो चुकी है, मैंने इमीडिएटली ये आदेश दिए कि टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। और उस टाइम हमारी बंबई की लैब की कैपेसिटी 50,000 थी, तो हमने 56,000 तक हम पहुंच गए अप्रैल के फर्स्ट वीक में टेस्टिंग में। परंतु जब 56,000 हमने टच किया, उस टाइम ये ध्यान में आया कि बहुत सी कॉर्पोरेट टेस्टिंग हो रही है जहां पे नेग्लिजिबल लोग पॉजिटिव आते हैं। परंतु उससे क्या होता है कि जो एक्चुअली होम घर में लोग हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको बहुत जल्दी रिपोर्ट की जरूरत है, ऐसे जो होम स्वैब कलेक्शन वाले लोग हैं वो कॉर्पोरेट मिक्स हो रहे थे। और 56,000 के क्राउड में उनको 2 दिन 3 दिन लग रहे थे उनकी रिपोर्ट आने में। क्योंकि मैंने जब 55 सीईओज हैं जो बंबई के लैब 55 लैब्स के, उनसे जब मैंने मीटिंग करी, उन्होंने बताया कि बंबई की टोटल कैपेसिटी 50,000 है। अगर 50,000 से ऊपर टेस्टिंग करेंगे तो डिले आएगा, एक दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। तो मैंने उनको बोला कि जो कॉर्पोरेट टेस्टिंग है उनको आप बाजू में करिए, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते रुक सकती है। परंतु जो बेचारे सिम्टोमेटिक लोग हैं जिनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको आप प्रायोरिटाइज करिए। ये एक आदेश देने के बाद में जो अभी आप देख रहे हैं कि अगर मैं 1 अप्रैल से आज तक कल 27 शाम तक मैं टोटल टेस्ट हमने 11,91,000 हमने टेस्ट किए हैं, 11.91 lakhs।
और इसको अगर आप 27 से डिवाइड करो कल शाम तक, एवरेज आता है 44,100 टेस्ट पर डे। तो इसमें क्या होता है, जो सैटरडे संडे आता है, जब वीकेंड आता है, उस टाइम हमेशा टेस्टिंग थोड़ी गिरती है। वो सैटरडे संडे में टेस्टिंग 31-30 हजार के आसपास आई। अदरवाइज हमारी एवरेज जो है पूरी अप्रैल की, एक अप्रैल से आज तक 44,000 है। वो 54,000 क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वो जो 10,000 कॉर्पोरेट टेस्टिंग को फिलहाल साइड में रखा है कि उनकी जरूरत नहीं है, हमें जो एक्चुअली जो पेशेंट्स हैं उनको पकड़ना है। तो ठीक है, तो आपका कहना है कि टेस्टिंग कम नहीं हुई है। आपका कहना है कि टेस्टिंग कम नहीं हुई है। नहीं, आपका कहना है कि टेस्टिंग कम नहीं हुई है। इसके ऊपर में थोड़ा मैं और बताने जाऊंगा आपको। जी। मुझे 1 मिनट और दीजिए। दूसरा इसमें यह है कि भले ही टेस्टिंग 40,000 हो, 44,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, एक लिमिट के बाद में उसका मायना नहीं है। मायना है पॉजिटिविटी क्या है आपकी। अगर आपकी पॉजिटिविटी 31% से 12.5% पे आ गई है, कल भी 12.5 थी और आज भी 12.5% है, और अगर आपका डेथ रेट अगर 0.4% है, जिसको मैं क्लेम करता हूं कि दुनिया में सबसे कम है, इसका मतलब ये क्या निकलता है कि ऐसे लोग नहीं है जो टेस्ट से वंचित हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट को दबा रहे हैं और लोग मर रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसी बात हो तो डेथ बहुत बढ़ जाए। अभी हमारे पास में जब से ये वेव शुरू हुई 11 फरवरी से, पिछले 78 डेज में हमारे पास 3,18,000 नए पॉजिटिव केसेस आए, और इस 78 दिनों में हमारे पास एक टोटल 1453 डेथ्स हुई हैं रिकॉर्डेड, जो कोविड डेथ्स हैं। जो अगर आप परसेंटेज निकालो 3,18,000 के अगेंस्ट, तो 0.4% है। ठीक है। और मेरा दावा है ये 3 लाख के इतने बड़े सैंपल में 0.4% डेथ, ये लोएस्ट डेथ रेट है किसी भी दुनिया के शहर में। ठीक है, तो आपका बेसिकली कहना है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट मुंबई का घटता जा रहा है, जो एक जमाने में 25% से भी ऊपर था, वो आज की तारीख में 12% तक नीचे आ गया है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अगला सवाल उस पर यही आता है कि हमने देखा कि बेड्स की अवेलेबिलिटी मुंबई में दिखाई देती है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो आईसीयू बेड्स हैं या वेंटिलेटर बेड्स हैं, वो उतने पैमाने पर खाली नजर नहीं आते। तो क्या क्रिटिकल पेशेंट्स की संख्या के इसमें अगर हम बात करें तो उनकी कमी अभी भी मुंबई में नजर आती है? हाँ साहिल, देखिए एक और इंडिकेटर है कि टेस्टिंग बराबर हो रही नहीं हो रही और पेशेंट्स हैं ये नहीं। एक तो डेथ रेट है कि डेथ कम, अगर टेस्टिंग कम हो तो डेथ रेट बढ़ जाए। दूसरा उसका एक इंडिकेटर ये है कि अगर हम टेस्टिंग कम करेंगे, लोग तो बीमार होंगे, कम टेस्टिंग करने से लोग कम होने वाले नहीं है बीमार, वो तो हॉस्पिटलों में भागेंगे, हॉस्पिटलों को ऑक्यूपाई करेंगे। हमारे पिछले 3 दिनों में जो हमारे 4,000 बेड हमेशा वेकेंट रहते थे, वो आज सुबह 5,200 बेड वेकेंट हैं। मतलब 1,200 बेड और वेकेंट हो गए हैं 3 दिनों में। इसका मतलब ये है लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं रहे हैं। और मैं हॉस्पिटल के सीईओ से बात कर रहा हूं, वो जो जिस तरह की पहले इमरजेंसी एडमिशन में जो प्रेशर था, वो प्रेशर हल्का हो गया है अभी। और दूसरी जो बात आपने की है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं हमेशा फैक्ट्स को एडमिट करता हूं कि हमने भले ही 10 फरवरी से लेके पिछले 78 दिनों में बेड्स की संख्या हमने 12,000 से 21,800 कर दी आज। भले ही हमने आईसीयू की संख्या 1,500 से आज 2,800 कर दी, परंतु आज भी आईसीयू के ऊपर स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस इसलिए है, जब कोई व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होता है तो 3 हफ्ते, 25 दिन, 30 दिन तक वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता और वो बेड खाली नहीं होता, वहां बैकलॉग जमा हो जाता है, बिकॉज वहां पे जो डिस्चार्ज में 3 हफ्ते तक लग जाते हैं। और आज मेरे डैशबोर्ड में करीबन 34 सुबह आईसीयू बेड्स वेकेंट थे, परंतु मैं इसको बात को मान्य करूंगा कि हमारे आईसीयू पे स्ट्रेस है। इसके लिए अभी हमने पिछले हफ्ते से 10 दिन से हमने ऑलरेडी 4 नए जंबो हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें 6,000 बेड, 800 आईसीयू और 6,000 बेड्स में 70% ऑक्सीजनेटेड बेड्स हम तैयार कर रहे हैं। और हर जगह पे इन हाउस ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, ताकि एक यूनिट भी ऑक्सीजन हमें बाहर से लानी नहीं पड़ेगी जंबोस के लिए। ठीक है, तो जंबो की व्यवस्था के लिए आप ऑक्सीजन प्लांट वहीं पर बना देंगे। लेकिन दूसरा सवाल यहां पर यह होता है कि 30 तारीख को जो महाराष्ट्र सरकार ने संचारबंदी लगाई थी, वो 30 तारीख को खत्म हो रही है। अभी भी मुंबई का पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है। तो क्या 30 तारीख के बाद भी हम कह सकते हैं कि मुंबई में खुला नहीं खुलेगा कुछ? लॉकडाउन जो ओपनिंग अप की बात है वो नहीं हो पाएगी? अभी भी वक्त लगेगा मुंबई को पटरी पर आने के लिए?
साहिल, ये निर्णय हमारी राज्य सरकार को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव ठाकरे सर को लेना है, परंतु मेरा पर्सनल मानना ये है कि बाकी जो महाराष्ट्र का बाकी जो हिस्सा है, विशेष कर जो विदर्भा है, वहां केसेस अभी बढ़ रहे हैं। कल 66,000 नए केस आए हैं। वहां पे अभी भी ग्रोथ कम नहीं हो रहा है, वो स्टेबल नहीं हो रहा है। जब तक वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो सिर्फ एक शहर के लिए लॉकडाउन शिथिल करना मेरे हिसाब से सही नहीं होएगा। बाकी जो डिसीजन है वो सरकार लेगी इसके बारे में। तो इकबाल सिंह चहल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की इसके लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो रख रहे हैं कि इसके बावजूद भी अगर किसी को लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे मुंबई में या महाराष्ट्र में, तो वो नहीं हो सकता। मुंबई की स्थिति भले ही सुधर रही हो, लेकिन अब भी महाराष्ट्र में 66,000 तक केसेस आ रहे हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र इससे जूझ रहा है, विदर्भ में क्या स्थिति है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से कि क्या सचमुच में महाराष्ट्र के हालात सुधर रहे हैं, लॉकडाउन का कोई फायदा हुआ है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। राजेश टोपे, आज तक में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है, 1 तारीख से 18 के ऊपर जो व्यक्ति है, 18 से 44 इस एज में जो व्यक्ति है, उनका वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। क्या महाराष्ट्र में आज की स्थिति में यह वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा? क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ने तो कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल उसको करेंगे, हम फिलहाल उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूरे स्टेट में हमने जानकारी लेने की कोशिश की, वहां पर किसी भी तरीके से कोई क्लैरिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्या 18 के ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में 1 तारीख से शुरू हो पाएगा? देखिए, वैक्सीनेशन हम तभी शुरू कर पाएंगे जब हमें वैक्सीन के डोसेस मिलेंगे। आज हमारे देश में सिर्फ 2 कंपनीज है जो वैक्सीन सप्लाई करती है, और वो 2 कंपनीज है, एक सीरम इंस्टीट्यूट और जो कोविशील्ड बनाती है, और एक भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है। और तीसरी जो जिसका एक्चुअली हम ये कहेंगे कि जो ऑफिशियली जो क्लियर हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है, वो है स्पुतनिक। तो स्पुतनिक का भी हम इंपोर्ट करने का इरादा रखते हैं। एक ही है कि ये तीनों भी वैक्सीन्स हमें कितनी मात्रा में उपलब्ध होती है, उस पे पूरा वैक्सीनेशन का 18 to 44 ईयर्स का वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो निर्भर करता है। और हम 100% हमारे पूरे फंड्स लगा के हम ये वैक्सीन्स खरीदना चाहेंगे, लेकिन इसकी उपलब्धता ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, आह्वान है। मुझे लगता है कि हमने सभी लोगों को चिट्ठी लिखी है, मांग की है, और उनका अभी तक कोई खास रिप्लाई नहीं आया है। तो 2 चीज़ें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहेंगे। एक कि पर्याप्त मात्रा में हमें वैक्सीन उपलब्ध किया जाए। दूसरा, जो अलग अलग रेट्स है वे अगर कम कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेट्स के मुताबिक ही अगर स्टेट्स को भी वैक्सीन दिया जाता है, 1 कंट्री 1 रेट, ऐसा अगर किया जाता है तो काफ़ी हद तक एक्सपेंडिचर में राहत मिल सकती है, और स्टेट के जो एक्सचेकर होता है उसी को भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। तो ये 2 चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम मांग करेंगे। वैसे हम चिट्ठी भी लिखे हैं, लेकिन अभी कल हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट में हम ये विषय लेके जा रहे हैं। इसमें हम यह भी प्रस्ताव रख रहे हैं कि टोटल फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। उसके लिए भी 6,500 करोड़ रुपए की राशि खर्चा होने वाला है। अभी ये तय करना है कि सही माने जो अंडर प्रिविलेज्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, उस हद तक ही हम फ्री वैक्सीन किया जाए या सभी को फ्री वैक्सीन किया जाए। अलग अलग सोच है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कॉरपोरेट के जो भी लोग हो सकते हैं उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये सभी मुद्दों पे चर्चा कल होगी, और इसका अंतिम पॉलिसी डिसीजन और पॉलिसी का जो नोट है वो बाहर निकलेगा, वो इशू होगा, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हम इस पे अमल करेंगे, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। नहीं, लेकिन अहम सवाल यह रहता है, जो आंकड़े मैंने पहले बताया कि 66,000 केसेस आज भी निकल रहे हैं, आज की स्थिति में भी महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्या महाराष्ट्र की स्थिति कंट्रोल में आ रही है?
क्या अभी भी हम कह सकते हैं लॉकडाउन का कुछ फायदा हुआ है महाराष्ट्र को? या फिर दूसरा उसमें उसके साथ में एक सवाल रहता है कि हमने देखा कि विदर्भ में ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ मुंबई पुणे सुधर रहा है तो विदर्भ में केसेस निकल रहे हैं। नागपुर का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आज की तारीख में 32% तक जा पहुंचा है। चंद्रपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी स्थिति उसी तरीके से बनी हुई है। विदर्भ की स्थिति अच्छी नहीं है। नागपुर के केसेस उतने ही निकल रहे हैं जितने मुंबई में निकल रहे हैं। तो क्या हम महाराष्ट्र की स्थिति सुधर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, एक है हमारे सोच के बाहर ये वेव है ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सोच के बाहर भी है तो हम कोई हाथ पे हाथ रख थाम के बैठे नहीं है। हम बिल्कुल एक्टिवली एग्रेसिवली इस वेव के अगेंस्ट या इस कोरोना 19 सर्ज 2 के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। हमारी सभी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बेड्स है वो भी पर्याप्त मात्रा में हम उपलब्ध कर रहे हैं। वे भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं रहेगा कि जिसको बेड नहीं मिलेगा। हमने रूरल एरिया में ये जितना फैल रहा है उसमें भी हम रूरल हॉस्पिटल्स हो, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर भी हम बड़े मात्रा में बेड्स बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन्स बेड्स हम लगा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की मात्रा उन जिलों में हम बढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर पूरी जिद्दोजहद कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन एक है कि ज़रूर टोपे जी आपको मैं थोड़ी देर रोकना चाहूंगा क्योंकि मैंने जिक्र किया है उसका विदर्भ इलाके का। विदर्भ के 11 जिले हैं। नागपुर जैसा महाराष्ट्र का उपराजधानी का शहर है, वहां की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। मुंबई जितने केसेस नागपुर में भी निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रूरल महाराष्ट्र में दिक्कत है। किस तरीके की दिक्कत है? आज तक ने उसका जायजा लिया है? पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसमें हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से विदर्भ की स्थिति आज की स्थिति में काफी खराब नजर आ रही है। सर हम हाथ भी नहीं लगे। पूरे देश में महाराष्ट्र कोरोना का गढ़ बना हुआ है। राज्य में हर रोज 50,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। नागपुर शहरामध्ये लागू करण्यात आली आहे। वहीं नागपुर में कोरोना की परिस्थिति काफी भयावह है। कहीं अस्पताल में बेड की कमी है तो वहीं कहीं ऑक्सीजन की। इस बीच सबसे गंभीर बात यह है कि नागपुर की पॉजिटिविटी रेट राज्य में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डाले तो साफ दिखता है नागपुर में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट कितना ज्यादा है। और यही बात डराने वाली भी है। नागपुर में कोरोना की स्थिति ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। नागपुर का 27 अप्रैल तक का पॉजिटिविटी रेट 27.4% रहा। वहीं नागपुर में कोरोना मृत्यु दर 1.85% रहा। अब तक नागपुर में 22 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुए हैं, जिसमें से 3 लाख से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 3 लाख से अधिक मरीज अब तक कोरोना से ठीक हुए हैं। फिलहाल 76,721 एक्टिव मरीज हैं। नागपुर में अब तक 7,126 लोगों की कोरोना से जान गई है। ये देखिए, नागपुर के सिटी स्कैन सेंटर के सामने लगी है लंबी कतारें। नागपुर में लगभग सभी सिटी स्कैन सेंटर के सामने ऐसी ही लंबी लाइनें लगी हैं। सिटी स्कैन कराने के लिए मरीजों को काफी समय तक का इंतजार भी करना पड़ रहा है। वहीं नागपुर के निजी एवं सरकारी अस्पताल का भी हाल काफी बुरा है। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की भी कमी है। अस्पताल में 27 अप्रैल शाम की स्थिति पर नजर डाले, ऑक्सीजन के 55 आईसीयू के 11 और वेंटिलेटर की कोई भी बेड उपलब्ध नहीं है। नागपुर के स्मशान घाट पर भी चारों ओर लाशें चल रही हैं। कोरोना से हो रही मृत्यु से अब स्मशान घाट पर जगह भी कम पड़ती नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 45 मैट्रिक टन के कुल 3 कंटेनर नागपुर आए जरूर, लेकिन नागपुर की मांग 148 मैट्रिक टन प्रतिदिन है। नागपुर में 135 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन निर्माण होता है। ऐसे में ज्यादा मांग की वजह से ऑक्सीजन बाहर से मंगाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर की भी कमी हो रही है। नागपुर में रेमडेसिविर की बड़ी किल्लत है, जिसकी वजह से काला बाजारी हो रही है। इसी काला बाजारी के चलते जिला प्रशासन अब इन दवाइयों का कोटा तय कर सीधे अस्पताल को दे रहे हैं। इसके अलावा जो रेमडेसिविर जो है
उसमें जितना कोटा हम लोगों को प्राप्त होता है उतना पूरा की पूरा कोटा जो है उसी दिन हम लोग यहाँ के जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जो है उनको दिलवा देते हैं। तो उससे जो है कम से कम काला बाजारी जो मार्केट में हो रही थी तो उसे कुछ हद तक निश्चित स्वरूप से हमने रोकने की कोशिश की है। बेड एवं ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीज के परिजन भी परेशान हैं। उन्हें अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कई अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस में रिगार्डिंग कोरोना पेशेंट्स के बारे में सिचुएशन ये है सर कि यहाँ पे बेड इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। हालांकि मेरे एक रिलेटिव थे जिनको मैं लेकर यहाँ पे आया था, आने के बाद 2 घंटा तक बेड ही नहीं मिला, बेंच के ऊपर बिठा के ही उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया। और दिक्कत ये है कि पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बेड खाली नहीं है, मरीजों की जो देखभाल होने जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे ठीक से, बाकी कुछ नहीं। उनको हमने बिस्तर को एडमिट करा। पहले हम उनको वाड़ी से लता मंगेशकर लेके गए थे हिंगना में, तो वहाँ पे बोले बेड अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनको आईसीयू में डालना पड़ेगा, तो आप मेडिकल लेके जाओ। अभी मेडिकल में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ने की वजह से बेड नहीं, ऐसा नहीं है कि इनका भी कोई दोष नहीं है, अपन दवाखाने को भी कसूर दे नहीं सकते। तो इन्होंने क्या करना चाहिए, जैसे अभी कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं, कम से कम इतना कंफर्म करो कि ये व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। नागपुर का पॉजिटिव रेट ज्यादा होने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ी हुई है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि कोरोना की पिछली स्ट्रेन से ये स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसकी चपेट में बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं। अभी का जो स्ट्रेन है इसको हम कुछ हद तक डबल म्यूटेंट कहते हैं कि बहुत सारे सैंपल में महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट पाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर ये डबल म्यूटेंट है, लेकिन आगे क्या है उसके तरफ कोई खास बताया नहीं गया है। और मुझे लगता है कि ये जो डबल म्यूटेंट या जो भी वायरस है ये काफ़ी इन्फेक्शियस है, यानी बहुत लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है। एक फैमिली से 4-4, 5-5 लोग इन्फेक्शन लेके आ रहे। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में है। संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये कलम 144 लागू करण्यात आली आहे। कोणी बिनधास्त घरच्या बाहेर पडू नका। इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। नागपुर की बात करें तो यहाँ भी स्थिति बदतर होती जा रही है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कि किस तरीके से नागपुर जैसे शहर में स्थिति गंभीर बनी हुई है और यही देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कल महाराष्ट्र में मीटिंग लेनी पड़ी। महाराष्ट्र के विदर्भ के तमाम जिलों के गार्डियन मिनिस्टर्स, अभिभावक मंत्रियों के साथ नितिन गडकरी ने मीटिंग की। उसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिविर सप्लाई को लेकर भी काफी चर्चा वहां पर उनकी हुई और नितिन गडकरी ने माना कि चीजों की किल्लत इस वक्त है, लेकिन उस पर उभरने के लिए तैयारियां चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। महाराष्ट्र की स्थिति पर हमारी नजर इसी तरह बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।